Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about Coulomb's law in electrostatics. This topic is useful for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. NEET and JEE main aspirants will also find this topic useful. The complete note of this topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. कूलम्स लॉ जानने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात ये कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज एक तरह के हैं, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। एक हो सकता है दो चार्ज में एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। कूलम ने दो चार्ज के बीच के फोर्स को निकाला। उसके लिए उन्होंने दो चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, मैग्नीट्यूड को वेरी किया और उनके बीच के डिस्टेंस को भी वेरी किया। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय कूलम, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे जिसके कारण हमें उन्होंने दो लॉ दिया। तो ये लॉ जो है प्योरली एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल का मतलब यू कैन नॉट डिराइव दिस लॉ मैथमेटिकली। ये एक्सपेरिमेंट से ही ये लॉ आया है, इसलिए दे आर नोन एज एम्पिरिकल लॉ। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges q1 and q2 is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. The distance between them is a constant. दो चार्जेस लाइक हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हुए लाइक चार्जेस। उनमें रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हुए अनलाइक चार्जेस, उसमें अट्रैक्शन होगा। तो दो पॉइंट चार्ज हैं जिसका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, उसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ए कांस्टेंट। सो वी हैव सपोज हियर charge Q1, point charge Q1, and this is point charge Q2, and the distance between them R is a constant. Okay, then the force between them is proportional to Q1 Q2, and this is what the first law says. R constant होना चाहिए. This is the first law of Coulomb. What is the second law? The force of attraction or repulsion between 2 point charges Q1 and Q2 is inversely proportional to the square of the distance between them if the magnitude of the charges is constant. ये दो चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स उनके बीच के दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इफ Q1 Q2 आर कांस्टेंट, इफ दे आर कांस्टेंट देन F प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप यहां से देख रहे हैं, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R, if R increases the force decreases, if R decreases the force increases. This law is known as inverse square law. If you combine the first law and the second law, what you get? You get F proportional to Q1 Q2 upon R², or F is equal to K Q1 Q2 upon R², where K is a constant which is positive and is known as electrostatic force constant. K का वैल्यू डिपेंड करता है on the nature of the medium that separates the charges and the system of units chosen. जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप चुनते हैं, आपका सीजे सिस्टम भी है, एसआई सिस्टम भी है, उनके बीच का मीडियम क्या है? केरोसिन है, वाटर है, सॉलिड मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, मीडियम कौन सा है, उस पर जो यूनिट आप चुन रहे हैं उस पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, यदि बीच का मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस से मेरा मतलब है
या वो वैक्यूम हो या एयर हो। और हमने यदि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स चुना है तो के का वैल्यू कितना होता है 1, देन के इज इक्वल टू 1। इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb minus 2, where epsilon naught is a constant। और इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस का एक कांस्टेंट है। So this is a measure, the permittivity of a medium is a measure of the extent of difficulty with which the medium allows electric field lines to pass through it। कितनी आसानी से या कितनी दिक्कत से वो पास होने देता है लाइंस ऑफ फोर्स को अपने से, उसका वो एक मेजरमेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर per square coulomb। Its value comes out to be this 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square Newton to the power minus 1 meter to the power minus 2। दिस इज द यूनिट। इस यूनिट को हम लिख सकते हैं फैराड पर मीटर। कैसे लिखते हैं उसको हमने दिखा दिया है साइड में। इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत। यू कैन सिंपली राइट फॉर दिस, यू कैन राइट दिस वन। लेकिन ये कैसे आया ये आपको जानना चाहिए इफ यू वांट सम इनसाइट इनटू इट। देखिए ये है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2। This can be written as c square upon n m square। This is c into c upon Newton meter into meter। This is c into c। Newton meter is the unit of energy and that is joule। So this is for nm we write J and this m comes here। Now this is c and bring one c in the denominator। So this is J upon c m। So this is C upon J upon C, work done per unit charge। This is your volt, okay, into M। So C upon V, what is this? C upon V, C is coulomb, V is volt। So this is the unit of capacitance and this is farad। So this is written as capital F। So this is for C upon V, we write F and this is M here। So this is F upon M or this is F m to the power minus 1। This is what we have written here। So you don't have to derive to show that this is equivalent to this one, but you should know for competition point of view। So F stands for farad, which is the SI unit of capacitance। If you put the value of this in equation 3, we get equation 3 as F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। So this equation is valid when the intervening medium between the two charges is free space, that is either vacuum or air। If this is another medium other than free space, then we replace psi naught by epsilon naught by epsilon। So this takes the form F equal to 1 upon 4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square। This epsilon is known as the absolute permittivity of the intervening medium। ठीक है, यदि फ्री स्पेस है तो वी पुट एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है दूसरा तो वी पुट एप्सिलॉन। सो वी हैव अनदर टर्म नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। This is equal to the ratio of the force between two charges in vacuum to that in the medium। ये दो का रेशियो है, किस रेशियो का है? Force between two charges in vacuum to that in the medium। Thus we have epsilon r is force between 2 point charges in vacuum upon force between the same two charges in a medium। Now ये न्यूमरेटर जो है वो आप देख चुके हैं, this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Similarly the force between the same two charges in the medium is 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। So this term
can be cancelled with this term, okay, and 4 pi cancels with this 4 pi. So this gives you simply epsilon upon epsilon naught, and therefore epsilon is epsilon naught into epsilon r. For air, the value of epsilon r is 1, and therefore epsilon is equal to epsilon naught. Now let us find the dimension of epsilon, which can be found by using equation 7. So from equation 7 we have dimension of epsilon is dimension of q1 into dimension of q2 divided by dimension of force into dimension of r square. Now what is q? Q is the charge, okay, and what is current? You define current as the rate of flow of charge. Therefore q is equal to I into t. So for q we write here I into t, for q2 we write here I into t. The dimension of force is ml t to the power minus 2, and that of r square is l square. So this gives you the dimension of epsilon as m minus 1 l to the power minus 3 t to the power 4 and I square. So this is all about Coulomb's law in dimensional formula, its unit. Okay, now let us see what are the important points regarding Coulomb's law. The first is the Coulomb's law holds over a large range of distance from 10 to the power 4 meter to a few kilometers. Okay, it helps explain the force that acts between electrons and nucleus of an atom. Electrons और न्यूक्लियर के बीच में जो फोर्स लगता है which binds the molecules of the atoms together, उसको हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्ड, जैसा मैंने पहले बताया आपको, दिस इज एन एम्पिरिकल लॉ. इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड कैनॉट बी डेराइव्ड. इस लॉ को आप मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, इट इज ए यूनिवर्सल लॉ. ये लॉ यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्स में हर जगह ये लॉ वैलिड है. दिस इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बट विद द फॉलोइंग डिफरेंसेस. आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या है? फोर्स इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 upon r square. This is Newton's law of gravitation. Here also F is proportional to 1 upon r square. So Newton's law of gravitation is also inverse square law. फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है Newton's law of gravitation does not depend upon the nature of the medium, whereas Coulomb's law does. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दो पार्टिकल के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता है. वाटर है, केरोसिन है, सॉलिड है, एयर है, वैक्यूम है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है. लेकिन कूलम्स लॉ इस पर डिपेंड करता है. सेकंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, whereas Coulomb's force may be attractive or repulsive. ग्रेविटेशन का फोर्स जो है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि कूलम्स का फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों में से कोई हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चार्जेस आर अनलाइक और लाइक. नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स between two charged particles separated by a distance is much smaller than the Coulomb's force between the same two charges separated by the same distance. दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में मान लीजिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कूलम्ब का फोर्स और न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम क्या देखते हैं, कूलम्ब का फोर्स जो है ये बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से. ठीक है, फॉर द सेम डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. नेक्स्ट इज द कूलम्ब्स फोर्स इज कंजर्वेटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स? इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स in a closed cycle is zero, the force is termed as conservative. ठीक है, the force of gravitation is also a
conservative force. Okay. Next, the magnitude of Coulomb's force does not depend upon the polarity of the charges. चार्ज पर पोलरिटी कैसी है, इस पर कूलम फोर्स डिपेंड नहीं करता है. ये डिपेंड करता है सिर्फ on the magnitude of charges and the distance between them. And the next one is, the Coulomb's law is valid only when the separation between the charges is greater than 10 to the power minus 15 मीटर. दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो r must be greater than 10 to the power minus 15 meter. For r less than 10 to the power minus 15 meter, nuclear forces come into play and dominate all their forces. इससे कम दूरी के लिए न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू कर देता है और कूलम्स लॉ का वहां पर कोई मतलब नहीं रह जाता है. Now let us see what are the limitations of Coulomb's law. The first limitation is that it is applicable only if the charges are point charges. ये point charges के लिए ही valid है. क्यों? मान लो ये दो लंप है चार्ज का. लंप है मतलब इसमें कई पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल. ठीक है, यहाँ भी कई पार्टिकल्स होंगे चार्ज के. तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस पार्टिकल से डिफरेंट है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस पार्टिकल से डिफरेंट है. जितने पार्टिकल्स हैं सबका डिस्टेंस एक दूसरे से अलग अलग है. तो ऐसे केस में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस. ऐसे में फोर्स निकालना हो तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स यूजिंग कूलम्स लॉ. ओके. And the second limitation is that charges should not be accelerated. That is, the charges should not radiate energy. चार्ज जिनकी बात हम कर रहे हैं उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस आर एक्सेलरेटेड, they radiate energy. So these are the two limitations of Coulomb's law. So this is all about Coulomb's law, the main points about it and its limitation. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.